नमस्कार। डाउनराइट जीएस में सभी का स्वागत है। पिछली बार हमने अगस्त 1932 के कम्युनल अवार्ड तक की कहानी समझी थी। तो चलिए आज उस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और भारतीय संवैधानिक इतिहास के एक बहुत बहुत जरूरी दस्तावेज को खोलकर देखते हैं, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। आइए समझते हैं कि इसमें ऐसा क्या खास था। अब देखिए, ये एक्ट काफी बड़ा और थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो इसे आसानी से समझने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहले, कि ये कितना बड़ा और मॉन्यूमेंटल एक्ट था। दूसरा, इसका एक अधूरा सपना, ऑल इंडिया फेडरेशन का। तीसरा, प्रांतों के लिए ये कैसे एक नया दौर लेकर आया। चौथा, इसने हमारे मॉडर्न स्टेट की नींव कैसे रखी। और आखिर में हम देखेंगे कि भविष्य के लिए इसकी असली विरासत क्या थी। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके स्केल की। इस एक्ट को भारत में एक पूरी तरह से जिम्मेदार सरकार बनाने की दिशा में दूसरा मील का पत्थर कहा जाता है। मतलब ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं कि एक साहसिक संवैधानिक प्रयोग था। और ये कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इन नंबरों से लगाइए। इसमें 321 सेक्शंस और 10 शेड्यूल्स थे। ये उस वक्त तक ब्रिटिश संसद का पास किया हुआ भारत के लिए सबसे लंबा और सबसे डिटेल्ड दस्तावेज था। इसकी जटिलता ही बताती है कि इसके इरादे कितने बड़े थे। अब आते हैं इस एक्ट के दिल पर, इसके सबसे बड़े और सबसे एम्बिशियस आइडिया पर, एक ऑल इंडिया फेडरेशन की सोच। ये एक ऐसा सपना था जो अगर सच हो जाता तो शायद आज भारत का पॉलिटिकल नक्शा कुछ अलग ही होता। तो ये ऑल इंडिया फेडरेशन आखिर था क्या? देखिए, इसका सीधा सा आइडिया था कि ब्रिटिश भारत के प्रांतों और जो देसी रियासतें थीं, उन सबको मिला के एक सिंगल देश, एक सिंगल संवैधानिक यूनिट बनाई जाए। ये पहली बार था जब पूरे भारत को एक छत के नीचे लाने की इतनी ठोस कोशिश की गई थी। और इस फेडरेशन को चलाने के लिए पावर्स को बहुत कायदे से बांटा गया था। 3 लिस्ट्स बनाई गई। फेडरल लिस्ट, जिसमें सेंटर के लिए 59 सब्जेक्ट्स थे, प्रोविंशियल लिस्ट जिसमें प्रांतों के लिए 54 सब्जेक्ट्स थे, और कॉन्करेंट लिस्ट जिसमें 36 सब्जेक्ट्स थे जिन पर दोनों कानून बना सकते थे। और मजे की बात यह है कि जो बची खुची पावर्स थी वो वाइसरॉय को दे दी गई। लेकिन यहाँ कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। ये जो पूरा फेडरेशन का भव्य प्लान था, जिस पर इतनी मेहनत हुई थी, वो कभी हकीकत बनी नहीं पाया। ये इस एक्ट की नींव थी और वही कमजोर पड़ गई। और वजह थी देसी रियासतें। उन्होंने इस फेडरेशन में शामिल होने से साफ साफ मना कर दिया, और उनके बिना ऑल इंडिया फेडरेशन का ये सपना बस सपना ही रह गया, और एक्ट का ये सबसे जरूरी हिस्सा कभी लागू ही नहीं हो पाया। अच्छा, फेडरेशन का प्लान तो फेल हो गया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि सब कुछ फेल हो गया। प्रांतीय स्तर पर, यानी प्रोविंसेस के लेवल पर, बहुत बड़े और स्थायी बदलाव हुए। ये एक पुराने सिस्टम के अंत और एक नई शुरुआत जैसा था। यहाँ एक जबरदस्त शिफ्ट देखने को मिलता है। प्रांतों में द्वैध शासन यानी डायाकी का जो पुराना और कंफ्यूजिंग सिस्टम था, उसे खत्म कर दिया गया, और उसकी जगह आई प्रांतीय स्वायत्तता यानी प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। ये एक बहुत बड़ा कदम था जिसने प्रांतों को अपने मामलों को खुद चलाने की आज़ादी दी। इस प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का सीधा मतलब था कि अब प्रांतों में जिम्मेदार सरकारें बनेंगी। अब गवर्नर को उन मंत्रियों की सलाह पर काम करना था जो चुने हुए थे और प्रांतीय विधायिका के प्रति जवाबदेह थे। सही मायनों में भारतीयों को प्रोविंशियल लेवल पर असली पॉलिटिकल पावर मिल रही थी। हालांकि ये नया सिस्टम भी ज़्यादा लंबा नहीं चला। ये 1937 में लागू तो हुआ, लेकिन 1939 में जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ, इसे बंद कर दिया गया। तो ये एक बहुत ज़रूरी लेकिन बहुत छोटा एक्सपेरिमेंट साबित हुआ। इस एक्ट ने वोटिंग के अधिकार को भी बढ़ाया। अब देश की कुल आबादी का करीब 14% हिस्सा वोट दे सकता था। हाँ, ये सबके लिए तो नहीं था, लेकिन पिछले एक्ट्स के मुकाबले ये एक बहुत बड़ा जंप था। चलिए अब इस एक्ट की एक और बहुत बड़ी देन की बात करते हैं, वो मुअस्ससात यानी इंस्टीट्यूशंस जिनकी नींव इसने रखी और जो आज भी हमारे देश की रीढ़ हैं। देखिए, आज हम जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखते हैं, जो देश के पैसों और क्रेडिट को कंट्रोल करता है, उसकी स्थापना इसी एक्ट के तहत हुई। न्याय के लिए 1937 में एक फेडरल कोर्ट बनाया गया, जो आगे चलकर हमारा सुप्रीम कोर्ट बना। और हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए फेडरल और प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन भी इसी एक्ट की देन है। एक और बड़ा बदलाव था 1858 के एक्ट से बनी काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म करना। इससे लंदन से भारत पर जो सीधा कंट्रोल था वो थोड़ा कम हुआ।
अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सलाह देने के लिए सलाहकारों की एक टीम दे दी गई। इसके अलावा भी कई बड़े स्ट्रक्चरल बदलाव हुए, जैसे 11 में से 6 प्रांतों में 2 सदनों वाली विधायिका यानी बायकैमरलिज्म शुरू हुआ। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। उड़ीसा और सिंध नाम के 2 नए प्रांत बनाए गए और रेलवे को मैनेज करने के लिए एक फेडरल रेलवे अथॉरिटी भी बनाई गई। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि इस एक्ट की विरासत क्या है। सच तो यह है कि इसकी विरासत थोड़ी मिलीजुली है, थोड़ी विरोधाभासी है। इसने कुछ वादे किए जो पूरे नहीं हुए, पर कुछ ऐसी नींव रखी जो बहुत मजबूत साबित हुई। अगर एक लाइन में कहें तो ये फेडरेशन बनाने की एक नाकाम कोशिश थी, लेकिन यही एक्ट आज़ाद भारत के संविधान का एक तरह से ब्लूप्रिंट बन गया। इसके बहुत सारे प्रशासनिक ढांचे को हमारे संविधान निर्माताओं ने सीधे सीधे अपना लिया और इसीलिए इसे पूरी तरह से जिम्मेदार सरकार की ओर दूसरा मील का पत्थर कहा जाता है। ये एक्ट अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचा, पर इसने उस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता जरूर दिखा दिया। इस कहानी का अगला और आखिरी पड़ाव है आज़ादी। तो डाउनराइट जीएस पर अगली बार हम इस सफ़र के अंतिम चरण को समझेंगे, द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट ऑफ 1947।